हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। देखो बच्चों, आज तक हमने 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 रिवाइज कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज पुअर्टी इन इंडिया की बात करने वाले हैं। ये चैप्टर में हमको सीखना क्या है, सबसे पहले बताती हूँ। पुअर्टी, गरीबी, या राइट, गरीबी मतलब क्या, इसके टाइप्स क्या है, एब्सोल्यूट पुअर्टी, रिलेटिव पुअर्टी, रूरल एरिया की एंड अर्बन एरिया की पुअर्टी कैसी होती है वगैरह, पुअर्टी के मेन रीजंस क्या है, गरीबी के कारण क्या है एंड उस पर सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मराठी मीडियम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखते हैं उनके लिए एक बात, मैं कुछ कुछ वर्ड्स मराठी में भी बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। एंड हाँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि हम अकाउंट्स की क्लासेस लाइव ले सके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पुअर्टी दिख रही होगी यार, सभी को पता है पुअर्टी नाम की चीज किसको नहीं पता, गरीबी, राइट। आप भले ही गरीब ना हो पर गरीबी आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं तो देखी होगी। ऐसी चीज नहीं है कि जो हवा में दिखती है, राइट, नहीं, वो रियल लाइफ में जमीन पे दिखाई देती है। अच्छा, पुअर्टी की क्या डेफिनेशन है? पुअर्टी की डेफिनेशन ये है, जिसके पास रोटी कपड़ा एंड मकान, ये बेसिक चीजें नहीं है, उस इंसान को हम पुअर बोलते हैं। जिसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद के दम पे इतनी चीजें खड़ी कर सके, या खुद के लिए रोटी खरीद सके, खुद के लिए मकान शेल्टर खरीद सके, एंड देन खुद के लिए क्लॉथ्स। ये बेसिक नीड होती है, हमको बचपन से पढ़ाया जाता है। जो इंसान इन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता उसको हम पुअर बोलते हैं। एंड अब मीनिंग ऑफ पुअर्टी में ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में पुअर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है, इंडिया में सपोज अगर 100 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 21 करोड़ पीपल्स आर पुअर। 20 करोड़ लोग गरीब है, जो खुद के लिए दाना, पानी, कपड़ा वगैरह इसका भी इस्तेमाल, मतलब इसको भी नहीं पा सकते। उनको 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है, उनके पास रहने को खुद का घर नहीं है, एंड क्लॉथ्स, ठीक है, वो प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं खरीद सकते खुद के लिए। देन अब मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी, मैम ये क्या चीज है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, आजकल ना चीजों की डेफिनेशन बदल गई है, राइट। आज से अगर आप 10 साल पहले देखो तो पुराने लोग हुआ करते थे, दादा दादी वगैरह, तो वो अगर आपके पास एक सैंडल है, एक पैर में पहनने की चप्पल या कुछ सैंडल है, राइट, स्लीपर वगैरह, तो आप ना दूसरी नहीं खरीद पाते थे। अगर दूसरी खरीदी तो घर वाले बहुत दिंगाना करते थे, बहुत झगड़ा, वो 100 रुपए की चप्पल के लिए झगड़ा। क्यों? उनकी ये हैबिट थी कि जब चीजों की जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें यूज करो। पर आज की डेफिनेशन क्या है चीजों की? जितना पसंद है उतना लाओ, राइट। एक शूज है हमारे पास, फिर भी हमको दूसरा चाहिए होता है, तीसरा चाहिए होता है, चौथा चाहिए होता है। क्यों? अरे आजकल डेफिनेशन ही बदल गई है हर चीज की, राइट। तो पुअर्टी की भी डेफिनेशन थोड़ा एक पैर आगे चले गई है, एक कदम आगे बढ़ गई है। कैसे? सुनो, पुअर्टी मतलब क्या होता है ना, पुअर्टी मतलब के हमने जो देखा गरीबी अब तक, ठीक है। एंड अब मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी मतलब कि हमारे पास एक चीज है पर दूसरी चीज हमारी इच्छा है पर हम वो नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी। देन उसके बाद ये चीजें आपको पढ़नी है, ये पर्पल एंड ग्रीन बॉक्स, ये आपको पढ़ना है। ये प्यारे से देखो, फोटो भी दिख रहा है, कभी कभी इकोनॉमिक्स की किताबों में फोटो भी आते हैं, तो प्लीज वो भी थोड़े देखा करो। हाँ, एब्सोल्यूट पुअर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो सुनो, होता क्या है इसमें, व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट पुअर्टी। तो इंडिया में इसकी क्या डेफिनेशन है? अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 2400 कैलोरीज पर डे नहीं मिल रही है, और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 2100 कैलोरीज अगर डेली नहीं मिल रही है तो आप पुअर हो, ठीक है। समझ लो, अब जो जितना खाता है उसपे से समझ लो रे बाबा कौन पुअर है। एंड अमाउंट, राइट, ऐसा माना गया है, ऐसा बोला गया है कि एक इंसान की एवरेज कैलोरीज उसको कितनी मिलनी चाहिए? 22,050 कैलोरीज, सॉरी 2250 कैलोरीज उसको मिलनी चाहिए। अगर इतनी मिनिमम कैलोरीज भी उसको नहीं मिल पाती है तो इसका मतलब है वो गरीब इंसान है। एंड देन
रिलेटिव पुअर्टी का क्या कंसेप्ट है? देखो पहली लाइन में बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पुअर्टी। भाई ये तुम्हारे लिए डिफाइन करना डिफिकल्ट है, तो हमारे लिए पढ़ना भी डिफिकल्ट होगा ना, थोड़ा सोच के डालना था, राइट। पर अभी सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो इसका क्या मतलब होता है ना, रिलेटिव पुअर्टी मतलब क्या, आज हमारे पास एक घर है, वो घर बहुत कंजेस्टेड है, 2 ही रूम है, एक किचन है, उसी में फिर साइड में जो दूसरा रूम है उसी में सोना खाना पीना ऐसी चीजें है, राइट। ठीक क्या है, कंजेस्टेड है। हमारी इच्छा बहुत है दूसरा घर लेने की, थोड़ा बड़ा एक रूम ज्यादा हो जिसमें ऐसा घर लेने की, पर ले नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी। हमारे में उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम हमारी बढ़ती हुई जरूरतों को मैच कर पाए, राइट। हमारी इनकम ऐसे ऐसे कछुए जैसे बढ़ रही है, एंड हमारी जो उम्मीद है वैसे खरगोश जैसे आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है ये लेवल पे एंड हमारी इनकम की ग्रोइंग स्पीड ये लेवल पे, तो इससे क्या होता है, इनबैलेंस होता है एंड हम हमारी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में नहीं बदल सकते। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी। अच्छा, पुअर्टी लाइन क्या होती है, ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पे ना एक नीति आयोग बना है, नीति आयोग एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो इन सब चीजों पे ध्यान देती है। उन्होंने ना ये डिफाइन किया है कि कैसे पुअर्टी को, रिलेटिव पुअर्टी वगैरह, एब्सोल्यूट पुअर्टी, कौन सबसे गरीब है, फिर उससे कौन अमीर, फिर उससे कौन अमीर, ऐसी चीजों को उन्होंने डिवाइड किया है। देखो पुअर्टी लाइन मतलब क्या, एक रेशा जो पुअर लोगों को और नॉन पुअर लोगों को, मतलब एक लाइन जो पुअर और नॉन पुअर लोगों को डिवाइड करती है, राइट। मतलब कि सपोज अभी ये कोई बॉक्स है, जो ये लाइन के ऊपर लोग हैं वो अच्छे हैं, थोड़े अच्छे घर के, मिडिल क्लास है, एंड जो इसके भी नीचे है वो क्या है, गरीब पुअर लोग है। देन आगे देखो, यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में आ सकती है, परचेजिंग पावर। देन इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे इंडिया में 21.2% लोग जो है वो बिलो पुअर्टी लाइन है, मतलब गरीब है। 21.2% लोग इंडिया में गरीब है, पुअर है, उनके पास इतना अर्निंग कैपेसिटी या इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी डेली नीड्स को या फिर अपनी जो भी जरूरतें हैं, होम, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड फूड, ये बेसिक नीड्स भी नहीं फुलफिल कर पाते हैं। देन आगे बढ़िए, देखिए आपको एक बहुत प्यारा सा चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे ऊपर है हाई इनकम वाले लोग, फिर अपर मिडिल क्लास जिनकी हाँ थोड़ी ठीक ठाक अच्छी इनकम है, फिर आता है एक क्लास जो है मिडिल इनकम वाले लोग, एंड फिर लो इनकम वाले लोग। सबसे लो इनकम वाले देखना बहुत ज्यादा लोग हैं, मिडिल वाले थोड़े कम, फिर अपर मिडिल इनकम वाले उससे कम, एंड हाई इनकम वाले बहुत कम, राइट। तो ये ऐसा है कि हाँ, रूरल पुअर्टी, खेड़े गांव में, विलेजेस में, टाउन में वगैरह वगैरह आपको ये देखने मिलती है। वहां पे लोगों की ना जरूरतें बहुत बेसिक होती है, बहुत बेसिक। वो उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि हमको यही चाहिए, हमको वही चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड उनको मतलब ठीक से अच्छा घर नहीं मिलता है। आप कभी जाओ ना विलेजेस में, आपको झोपड़ी वगैरह वो सब देखने मिलेगा। अभी तो ठीक है, काफी डेवलप हो रहा है, पर फिर भी आपको किसी किसी विलेज में ऐसा देखने अभी भी मिल सकता है। देन अर्बन पुअर्टी, अब शहरों में क्या होता है, बिकॉज ऑफ कि घर बहुत महंगे हो गए। आपको पता है इंडिया में प्रॉपर्टी सबसे महंगी मिलती है। अगर आपको मुंबई, पूना, दिल्ली ऐसी साइड अगर अच्छा घर लेना है ना, तो आपको कम से कम 60-70 लाख रुपए या 1-8 करोड़ रुपए तो अच्छा घर लेने के लिए लगते हैं। सच्ची में अच्छा घर अगर लेना है तो नियर अबाउट 60-75 लाख रुपीज आपको लगता है, बेसिक बोल रही हूँ मैं। वही अगर आपको दुबई में फ्लैट लेना है ना, तो 60-70 लाख में अच्छा फ्लैट वगैरह आ जाता है वहां पे। तो ये जो है ना, ये ही चीज अर्बन एरिया में लोगों को ना फ्लैट चाहिए, अच्छे अच्छे अपने घर चाहिए, कंफर्टेबल हो, सब एक चीज अच्छी चाहिए, सबको चाहिए। पर वो अगर ये चीज नहीं खरीद पाते ना, तो वो आता है अर्बन पुअर्टी में। मतलब रूरल वाला विलेजेस के लिए, एंड अर्बन वाला जो मेट्रो सिटीज वगैरह है, अच्छे बड़े बड़े शहर वगैरह, उनके लिए, ठीक है। देन ये इनको प्रॉपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लॉज वगैरह क्रिटिकल है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें लोग फेस करते हैं यहाँ पे। देन एक्सटेंट ऑफ पुअर्टी इन इंडिया, कितनी सारी पुअर्टी है यार सच्ची में इंडिया में। आप सच्ची खुद बोलो, भले आप वीडियो देखने वाले गरीब तो नहीं हो, 10,000 का मोबाइल आपके पास है, राइट, आप तो गरीब नहीं हो,
पर ऐसा इंसान जो गरीब नहीं है, ऐसा आपकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी गरीब को देखा नहीं। जरूर देखा होगा, पक्का देखा होगा। और मुझे इतना भी पता है कभी ना कभी आपने उसकी मदद भी की होगी, राइट? अगर देखा है, मदद की है, तो लिखो वीडियो के कमेंट में, ठीक है? यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो जो पुअर्टी रेशो है, कितने परसेंट पुअर्टी है। जैसे हमने अभी देखा इंडिया में कितने परसेंट पुअर्टी है, 21.2%। तो इसी को बोलते हैं पुअर्टी रेशो। देन आगे एस्टिमेट पुअर्टी। अब ये क्या है, कितनी पुअर्टी कहाँ पे है, एंड कितने रुपए पर मंथ इंसान कोई कमाता है तो उसको पुअर बोला जाता है। अगर आप रूरल एरिया में हो, आप पर मंथ 972 रुपीज भी नहीं कमाते हो, तो ऐसा माना जाता है कि आप पुअर हो। एंड वैसे ही सेम अर्बन एरियाज में हो, तो आप अगर 1407 रुपीज पर मंथ नहीं अर्न कर रहे हो, तो ये माना जाता है कि आप पुअर हो। एंड यहाँ पे पर डे लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। यहाँ पे पर मंथ है ऊपर, नीचे पर डे। यहाँ पे अर्बन और रूरल पुअर्टी का परसेंटेज दिया है। देन कौन से स्टेट में कितनी पुअर्टी, आपको अगर पता होगा तो हमारे शायद 30 स्टेट्स है। पहले 29 हुआ करते थे, अब 30 हो गए शायद। हमारे इंडिया में 30 स्टेट्स है। 30 स्टेट्स के देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिए है, कौन से जगह पे कितनी पुअर्टी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो दैट इज 17.4। अगर महाराष्ट्र में 10 करोड़ लोग हैं तो उसका 17% कितना होता है, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख समथिंग, एंड 40,000 ऐसे कुछ लोग क्या है, पुअर है। तो ये बात आपको इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस जनरल नॉलेज समझ के पढ़ लो। अच्छा, अभी अपन देखेंगे पुअर्टी। ये जो पुअर्टी नाम की चीज है ना, ये क्यों होती है, किस रीजंस की वजह से। तो सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला हमारी पॉपुलेशन। जहां एक घर में 2 बच्चे हैं तो हम उनको अच्छा सब चीजें दे सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते। पर 2 की जगह 8 बच्चे हो, आधी क्रिकेट टीम हो, राइट, तो हम कैसे करेंगे? कैसे पॉसिबल है कि उनको हर चीज टाइम पे, हर चीज अच्छी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फूड, अच्छा क्लॉथ, अच्छा शेल्टर, अच्छे कपड़े कैसे दे पाएंगे रे, राइट? आजकल हर चीज इतनी महंगी हो रही है, ऊपर से पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कैसे? अब इंडिया का पॉपुलेशन, ये सेंसस अगर होते ना तो चाइना से आगे पक्का निकल जाता, पक्का, राइट? तो ये जो इतना पॉपुलेशन इतने तेजी से बढ़ रहा है ना, आपको पता है हमारा पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे जिप, ऐसे, राइट, ऐसे। एंड हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ऐसे ऐसे इस लेवल पे बढ़ रही है। तो आप सोचो ना, ये जो इतना गैप है वो कैसे पूरा होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है 100% की ग्रोथ से, एंड सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है 50% से, तो 50% का गैप कौन फुलफिल करेगा? और हमारे इंडिया में तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पे ही हम सब डाल देते, राइट? कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में निकला कि उसको जॉब गवर्नमेंट ला के दे। क्यों भाई? एक तो आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में चीटिंग करके पास होता है, डिग्री लेता है, उसके ऊपर से उसको अकाउंटिंग अगर किया है तो अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज नहीं, टैली की डिग्री, फेक डिग्री, सब कुछ फेक। फिर आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको आके जॉब देगा? मुझे समझ नहीं आती ये बात। इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों 11th 12th आपको, आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है तो ठीक है, उनके पैसों से करो, पर साथ ही साथ में आपको किसी CACS के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर जो अकाउंटिंग में मास्टर है, उसके हाथ के नीचे काम करो। भले ही वो आपको 3000 रुपीज ही पर मंथ दे, पर जो एक्सपीरियंस आपको आएगा ना वो कमाल का होगा, कमाल का। आपके आगे के 10 साल सुधर जाएंगे। पर बच्चों को जॉब करनी नहीं है, और कुछ तो पेरेंट्स ही ऐसे है कि नहीं हमारे पास है पैसा, हम लगाएंगे हमारे बच्चों को, इनको काम करने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों काम करने की जरूरत नहीं है? आज से 10 साल बाद आपके माँ बाप थोड़ी आपको पैसे देंगे, आपको खुद को कमाने पड़ेंगे ना। तो फिर अभी से क्यों नहीं? जब पैसा कमाते ना तो पैसे की कीमत पता चलती है, राइट? जब हम अर्न करते ना खुद के मेहनत से, तो पता चलता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और कहाँ खर्चा करना है। अभी देखना सबके मोबाइल में फ्लिपकार्ट, अमेजोन होगा, और पैसे किसके? मम्मी या पापा के, राइट? वो कमाते, वो जॉब करते और उड़ाते हम बैठ के। मैंने कितने तो ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनके पास आईफोन है और उनके पापा के पास वो सादा नोकिया का डब्बा। क्या है यार, क्या है? आप खुद सोचो ना, आप किस दिशा में बढ़ रहे हो आगे। तो अपने पॉइंट पे आते हैं, फिलोसॉफी बाद में। पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि हम ये सोच नहीं रहे पॉपुलेशन बढ़ाने के पहले कि क्या हम अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी का फूड, अच्छी क्वालिटी का अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी दे पाएंगे या नहीं। देन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, शायद मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही सब कुछ पढ़ा दिया। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है?
ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बहुत स्लो है इंडिया में, बहुत स्लो, राइट। क्यों? हमारे पास कंप्लायंस इतने, आपको पता है इंडिया में समथिंग 3,500 कुछ लॉ है, कानून है हमारे, और पता नहीं चलता कब कौन सा कानून फॉलो होगा और कब कौन सा, बस पकड़े जाने पे पता चलता कि हमने ये गलती कर रखी है, राइट। उसके पहले हमको बताने वाला कोई भी नहीं है इंडिया में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो बहुत स्लो रेट से होती है, इसलिए पुअर्टी जो है वो बढ़ते जा रही है। क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोगों को काम मिलता है, तो लोगों को जॉब मिलता है, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर लोगों को काम नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? लोगों को पढ़ा लिखा होने के बाद भी जॉब ना मिलना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए मतलब तरसते कि नहीं भाई हमको तो कोई आके जॉब दे दे सीधा सामने से, हम तो वही जॉब करेंगे। बेटा क्यों दूं मैं आपको जॉब? ना एक तो आपके पास इतने बढ़िया से स्किल्स कि नहीं बाबा सच में ग्रेजुएशन किया है तो ऐसा किया है कि मतलब किसी भी फॉर्म की अकाउंटिंग कर सकता। अरे यार ग्रेजुएशन के बच्चे को जर्नल एंट्री पूछी शादी सेल्स की तो वो 100 बार सोच के बोलता है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है। क्या पढ़ा फिर आपने? बेसिक गोल्डन रूल्स आपको अगर नहीं आते, आपको एंट्री जर्नल पास करने ठीक से नहीं आती, तो फिर क्या पढ़ा आपने? इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि आपको अकाउंट की क्लास लाइव मिल सके, और मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ अकाउंट्स का बुक। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, देखो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जिसके पास पैसा है उसके पास भरम 60 पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास इतनी किल्लत है कि पूछो मत। बेचारा 2 टाइम की, आपको पता है मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो डेली के 10 रुपए का तेल लाते हैं और फिर अपनी सब्जी में तड़का लगाते हैं। जो लोग जो मजदूर वगैरह होते हैं उनकी यही लाइफ होती है। हमने रियलिटी को नहीं देखा, हमारे घर में तो महीने भर का राशन साथ में आता है, राइट। पर कुछ लोग ऐसे भी है जो रोज का 10 रुपए का तेल ले जाते हैं किराना दुकान से एंड फिर अपने घर जाके खाना बनाते हैं। अब आप सोचो ना, सोचो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। अगर कल को लॉकडाउन फिर से लगा तो क्या वो लोगों के पास इतना स्टॉक होगा कि वो अपना कल का दिन गुजार सके? कभी भी नहीं। ये सिर्फ हम जैसे के घरों में होता है, राइट। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके घर में, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास है ना बेटा, उनके घर में तो रोज डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, डेली बेसिस पे 10-20 रुपए का तेल लाते हैं, सामान लाते हैं और खाना बना के खाते हैं, राइट। देन इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अच्छा आपको पता है जहां पे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, जहां पे मैं रहती हूँ ना, वहां पे इंटरनेट के क्या चार्जेस है? 1.5 GB इंटरनेट शायद रोज, कुछ 1.5 MBPS है, कुछ 2 या 5 MBPS का जैसे भी इंटरनेट आता है। अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं है। अगर आपको इंटरनेट वो वाईफाई कनेक्शन जिसको बोलते हैं ना वो चाहिए तो कुछ 1700-1800 रुपए है, और वो भी एकदम वीक इंटरनेट कनेक्शन, एकदम वीक। अब बोलो अगर हमारे गांव में अब तक इतनी अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं पहुंची है तो मैं कैसे वेदांत पे पढ़ाऊं, कैसे अनअकैडमी पे पढ़ाऊं? कैसे पॉसिबल है, राइट। और वहां पे क्लासेस भी लाइव पढ़ाने पड़ते हैं। देन उसके बाद इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बिल्डिंग, बड़े बड़े घर वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकम्युनिकेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट आता है, बहुत सारी चीजें आती है, एनर्जी आती है, देन बहुत सारी चीजें आती है, हेल्थ स्ट्रक्चर आता है हमारा, सब कुछ, राइट। ये जितने पावरफुल है उतना लोगों को अच्छा सब कुछ मिलेगा, राइट। वरना पुअर्टी तो बढ़ती ही जाएगी। इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत भयानक तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अभी अगर आपको बाइक लेना, ये आपने सोचा तो जो बाइक पहले 60 से 70 हजार में मिलती थी, आज वो बाइक की प्राइस 1 लाख रुपए हो गई है। 1 लाख रुपए सच में हुई है, आप चेक कर लो। अगर आप नहीं ध्यान देते हो, इतना 10 से 20 हजार का डिफरेंस तो आया ही आया है, राइट। ये क्यों? इन्फ्लेशन एंड रिलीजियस इम्बैलेंस। हमारे यहाँ पे ना ये जरा ज्यादा ही है। ये रिलीजन बोल तो पता नहीं लोग ऐसा फड़क जाते एकदम, जैसे कि पता नहीं रिलीजन इनके जेब से निकला है, ऐसा लगता कभी कभी तो, राइट। मतलब पैसे के लिए एक बार झगड़ना वगैरह सब समझ आता है, राइट। उसके लिए झगड़ना चाहिए, पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट रिलीजियस इम्बैलेंस मतलब कि आप धर्म के लिए एक दूसरे के साथ झगड़े करते हो, राइट। इतनी वीक मेंटालिटी है आपकी। इस वजह से भी बहुत पुअर्टी देखने मिलती है, क्योंकि लोग जब दंगा करते हैं तो बस नुकसान होता है। आप जब भी कोई वायलेंस एक्ट करते हो तो बस नुकसान होता है, उसमें से कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, राइट। देन
विकसित सर्कल ऑफ पुअर्टी, इसके लिए ये समझने के लिए ना नीचे आओ। देखो, सबसे पहले आपको लो इनकम मिली, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है आपकी कंट्री की वो लो इनकम हो गई। अगर आपकी लो नेशनल इनकम है तो आपके कंट्री में रहने वाले हर एक बंदे की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगी। इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होंगे, सेविंग्स कम होंगे तो कैपिटल नहीं मिलेगा कंपनीज को, कैपिटल नहीं बना तो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, देन इन्वेस्टमेंट नहीं मिली इन्वेस्टमेंट तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, जो इंडस्ट्रीज है वो ही इतने कम ग्रो कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी तो कम ही होगी ना। तो ये जो पूरा सर्कल है इसको बोलते हैं विकसित सर्कल ऑफ पुअर्टी। देन बाकी कुछ मैटर्स है जो आपको पढ़ने हैं, पर्पल बॉक्स, एंड ये सब आप रीड कर सकते हो, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। देन अब ये पुअर्टी को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यार पुअर्टी कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी बात, जो ऊपर हमने सब पॉइंट्स पढ़े थे ना उसका रिवर्स कर दो, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पुअर्टी कंट्रोल हो जाएगी। कैसे यार, जितना कम पॉपुलेशन होगा गवर्नमेंट उतने अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। एग्रीकल्चर, आप फार्मिंग पे इतने डिपेंड हो, इतना सब कुछ आप फार्मिंग पे डिपेंड हो वगैरह वगैरह, अगर यही फार्मिंग में आपने क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल अच्छे से करवा के दी या फिर किसानों को अच्छा रेट दिया उनकी फसल का, तो काफी हद तक पुअर्टी कम हो सकती है। रूरल वर्कर्स, अच्छा ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट विलेजेस में छोटे छोटे जो अच्छे अच्छे रास्ते बनते हैं, जिस विलेज में रास्ता बन रहा है उस विलेज के वर्कर्स को लो ना, तो कम से कम वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो उससे पुअर्टी कम होगी। देन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता है ये पानी पाउच अभी बैन है फिलहाल, पर एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हर खेड़े गांव में मतलब वहां से ना पानी पाउच बन के निकलते थे और वो रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड वगैरह पे बहुत सेल होते थे, और अच्छे धूपकाले के दिनों में समर के डेज में वो अच्छे सेल होते थे। क्यों? क्योंकि पानी की बोतल 20 रुपए की, कोई नहीं खरीदना चाहता, 20 रुपए 2 रुपए में पानी पाउच आता है, पी लो, एक बार की प्यास बुझा दो, फेंक दो, बस खत्म। देन मिनिमम वेजेस, आपको पता है हमारे इंडिया में कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें क्या होता है ना कि इसमें बोला गया है कि आपको एक वर्कर को डेली कम से कम इतने वेजेस तो देने ही पड़ेंगे, आप उससे फुकट काम इतना भी नहीं करवा सकते। तो हमारे पास ये एक्ट बना है, अगर आप उस एक्ट के हिसाब से पैसे दोगे लोगों को टाइम टू टाइम तो पुअर्टी थोड़ी कम हो सकती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए राशन कार्ड दिख रहा है, ये सबको पता है ये राशन कार्ड है। ये पता है सबसे जो पुअर सेक्शन है ना उसको ये व्हाइट कलर का मिलता, शायद सबसे पुअर सेक्शन को व्हाइट कलर का मिलता। ये जो ऑरेंज कलर है, सैफ्रॉन कलर है, जो ये उससे थोड़े जो अच्छे घर के लोग हैं उनको ये मिलता। एंड देन सबसे मतलब जो लोग जिनके पास अच्छा खासा सब कुछ है उनको ये येलो वाला मिलता। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वगैरह इसके लिए ज्यादा यूज होता। राशन जो है वो सबसे ज्यादा राशन इनके लिए आता है। इनके लिए क्या क्या आता है पता है? गेहूं, शक्कर, तेल, अभी तेल तो बंद हो गया सपोज, गेहूं, चावल, शक्कर, गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो, देन उसके बाद शक्कर भी कुछ 5-7 रुपए किलो ऐसा कुछ आती है, ये उनको बहुत सस्ता मिलता है। देन ये जो ऑरेंज कलर वाले ना सैफ्रॉन, इनको सिर्फ गेहूं और चावल मिलते हैं आज की डेट में, और येलो कलर वालों को ज्यादा कुछ नहीं, शायद इसके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, पर ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने देखा है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो पब्लिक को गवर्नमेंट देती है ना राशन, दाना पानी वगैरह, उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि आपको जो राशन शॉप्स होते हैं ना, रेशन शॉप बोलते हैं इसको, अपने लोकल लैंग्वेज में हम इसको राशन दुकान बोलते हैं। देखो वहां पे ना राशन मिलता है गरीबों के लिए एकदम सस्ते दाम में, 2 रुपए केजी वगैरह वगैरह, तो ये एक बेस्ट अच्छी पॉलिसी है। देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नेशनलाइज हुए तो क्या होगा, पैसा जो है एक फ्लो में आएगा, एक सर्कुलेशन में आएगा, तो उस वजह से भी पुअर्टी कम होगी। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम, अच्छा एक अच्छी इनकम टैक्स सिस्टम से क्या होता है, जो लोग हेवी इनकम कमाते हैं ना उसका पैसा गवर्नमेंट के पास आता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट वो टैक्स के पैसे को अच्छे से पुअर्टी कम करने के लिए यूज कर सकती है। एजुकेशन, यार एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल की। हाँ, अगर लाइफ में एजुकेशन नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ ही नहीं है। पर एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं है
कि बुक्स वगैरह यही सब। एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं होता है, मैं आपको 1000 बार बोल देती हूँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। एजुकेशन सिर्फ बुक्स में नहीं होता है बच्चों। आप दिन भर जितने भी काम करते हो, जितना घूमते हो फिरते हो, चाहे वो बाइक चलाना सीखना हो या फिर आपकी किताब की कोई लाइन को याद करना हो, हर चीज में एजुकेशन है, हर चीज में। आप देखना दिन में से रोज आप हजारों काम नए सीखते हो, हजारों काम, राइट। बचपन में आप छोटे थे, आपने चलना सीखा, आपको खांसी आई, आपने खांसना सीखा, आपकी आंखों में कचरा गया, आपने वो निकालना सीखा। हम हजारों बातें सीखते रहे, हजारों बातें सीखते। एजुकेशन ऐसे नहीं होता यार, एजुकेशन की ना डेफिनेशन ही लोगों ने बदल दी। एजुकेशन एक तो पैसों से खरीदा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं आजकल, और सच है, ये सच है। एजुकेशन अभी आपकी 11th और 12th क्लास की फीस बच्चों आसमान छू रही है। 11th 12th और उसके साथ अगर आप सीए फाउंडेशन करो तो इसकी फीस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। कॉलेज की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ, प्राइवेट कोचिंग्स की बात कर रही हूँ। सोचो 1.5 लाख रुपए कितने होते हैं। 1.5 लाख रुपए में क्या कुछ नहीं होता, पर वही अगर आप मेरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस काफी कम है, सच में काफी कम है। 1.5 लाख का 10% समझ लो, उतनी ही, हाँ सच्ची। देन क्योंकि यार मुझे एजुकेशन से पैसा नहीं कमाना, बाकी चीजें है ना मेरे पास करने के लिए, मैं उससे कमा रही हूँ ना, एजुकेशन से नहीं। मुझे लोगों की लाइफ से नहीं खेलना है, राइट। अगर मैं किसी को एजुकेशन दे रही हूँ तो यार ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं लोगों को एजुकेशन बांट रही हूँ। आपको एंटरटेनमेंट, आपको कॉमेडियंस बहुत मिल जाएंगे, पर एजुकेशन इतने कम में देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और सच में वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बात आप समझो। देन अफोर्डेबल हाउसिंग, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्लम एरियाज इतने बनते हैं ना, झोपड़पट्टी वगैरह, ये सब कब हटेंगे? अरे यार कौन चाहता है वो गरीबी में जिए, कौन चाहता है वो गंदे से घर में रहे, कौन चाहता है? आप बोलो ना मुझे, आप चाहते हो क्या कि मैं आज से ये वीडियो लेक्चर्स बंद कर दूं? नहीं, आपको लगता है कि यार फ्री में मिल रहा है, थोड़ा कुछ सीख लेंगे इससे, ये मैम से भी, ठीक है, तो आप देखते हो। वैसे ही कौन चाहता है मैं गरीबी में रहूं, पर मजबूरी होती है यार। वही अगर हाउसिंग आपको सस्ते में, आपको घर अगर सस्ते में मिले, वही घर अगर आपको सस्ते में मिले तो कौन नहीं लेगा वो घर? सब कुछ लेंगे, सब लोग लेंगे, सबके पास अपना घर होगा, राइट। तो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, चीजें अफोर्डेबल होंगी तो अच्छा होगा, सब लोग इसका मजा ले पाएंगे। हेल्थ फैसिलिटी, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपको पता है लोग वापस नहीं आते, एक बार गया ना इंसान वो चले जाता, वो वापिस नहीं आता फिर। तो इसलिए जितना हो सके हम उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। सबको पता है आने वाला जाता है, जो आया है उसको जाना भी पड़ता है, सबको पता है। डेथ इज द अनसर्टन इवेंट, सबको पता है। होना मतलब होना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत टाइम तक जीता है, 100-50-100 साल तक, ऐसा नहीं होता। आया है उसको जाना जरूरी है, पर हाँ छोटे मोटे रीजन की वजह से अगर कोई मरता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख। कोरोना, अभी वैक्सीन आई, यही वैक्सीन अगर 6 महीने पहले आती तो कुछ हजारों लोग बच जाते, पर क्या करे, नहीं पॉसिबल हुआ, राइट। वो तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, हेल्थ सबको अच्छी मिले, हेल्थ का सब ध्यान रखे खुद के, तो ये भी कम हो सकता है, राइट। ये भी, इससे भी पुअर्टी क्रिएट होती है। आपको पता है मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा। अब अगर आप किसी मुंबई के अच्छे हॉस्पिटल में जाओ ना तो कम से कम 20-1 हजार बिल होता ही है। कुछ भी हो, आपको शादी मतलब आपको अगर खांसी में गलती से एक आध बार खून भी आ गया तो भी भाई आपको 20-50 हजार को गाड़ना ही गाड़ना है वो हॉस्पिटल वालों ने। स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दो इस पे। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट देखो यार, स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ा कोई भी सकता है। मुझे बोलो आपकी 12th हुई, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, क्या आप 5th तक के बच्चे को इंग्लिश, मराठी, हिंदी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा हर कोई सकता है, पर एक टेक्निक रहती है ना पढ़ाने की, कि बच्चों को पास लेके बच्चों को प्यार से पढ़ाना पड़ता है, राइट। ये सब जो स्किल्स है वो कहाँ से आते हैं? पढ़ाई करने से, सीखने से, चीजों को एनालाइज करने से सीखा जाता है, राइट। तो ये था पॉइंट नंबर 12। इसके आगे का आपको थोड़ा सा देख लेना है, जीके है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, एंड बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, एंड क्वेश्चन नंबर इसी में 4 ही है, तो ये क्वेश्चन हम इसकी एक अलग से क्लास लेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, लाइक नहीं करने का मन हुआ तो शेयर करो, अपने दोस्तों को इसका फायदा दो, एंड शेयर भी करने का नहीं मन हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, खुद का भला होगा, राइट। इस पे 4 सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आते हैं,
इको OCSP अकाउंट, ठीक है। और जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि मैं अकाउंट के लाइव क्लासेस ले सकूं, ठीक है। बाय बाय।